हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 की ज्योग्राफ़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अभी हम क्लास 10 की ज्योग्राफ़ी को पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज लेसन 3 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स जल संसाधन। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में कम से कम अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बिना किसी इधर उधर की टॉपिक पे बात किए सीधे जो है विषय पे फोकस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स जल संसाधन, तो थोड़ा सा इस पर जो है रिकॉल कर लेते हैं कि जल संसाधन होता क्या है। और यह चैप्टर हम 2 या 3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो कई जगह से कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो थोड़ा सा छोटा रखिए, 15 या 20 मिनट का। तो मैं प्रयास करूँगा 15 मिनट का ही वीडियो रखा जाए या 20 मिनट का, ठीक है। तो देखिए, जल संसाधन। जल संसाधन, जल जान रहे हैं, जल का मतलब हो गया अपना जल या पानी जो भी है। संसाधन का मतलब जो जल हमारे लिए उपयोगी है वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। मतलब जो चीज़ उपयोग में हमारे लिए हो क्या है, सब हमारे लिए संसाधन है। तो जल भी हमारे उपयोग के लिए है। अब जल का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि जल जो है पीने के लिए करते हैं, स्नान करने के लिए करते हैं, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को धोने, सिंचाई, उद्योग है, यातायात और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4। अब देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, जो हमारे विश्व का क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है वो कितना है फ्रेंड्स, तो 51 करोड़ 72 लाख है, ठीक है। मैं आपको यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, 51 करोड़, ठीक है, 72 लाख है, 7200, ठीक है। 51 करोड़ 72 लाख हमारे ये टोटल विश्व का क्षेत्रफल है। अब इसमें ये कह रहा है कि 3/4 जो है धरातल किससे ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है। मतलब इसमें जो है इस 51 करोड़ 72 हज़ार में 36 करोड़, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 करोड़ 11 लाख और 32 हज़ार, ठीक है। जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 36 करोड़ 11 लाख 32 हज़ार वर्ग किलोमीटर जो है जल से घिरा हुआ है। और स्थल का कितना भाग है, तो 14 करोड़ 89 लाख और 40 हज़ार, ठीक है फ्रेंड्स, 40 हज़ार, 14 करोड़ 89 लाख 40 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्या है, ये स्थल भाग है। तो हो गया ना 3/4 जल। और प्रतिशत में अगर बात किया जाए तो यह 70.8 प्रतिशत पे क्या है, जल है, जिसको हम 71% भी कहते हैं। और 29% पे क्या है फ्रेंड्स, तो स्थल भाग है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। अलवणीय जल का मतलब जो पीने योग्य जल है, जिसमें जो लवण नहीं है, मतलब जो क्षारीय जल नहीं है, वो क्या है, उसका अनुपात कितना है, बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। मतलब यह जल जो है, कौन सा जल, तो जो अलवणीय जल है ये हमें सतही जल प्रवाह, सतही जल अपवाह क्या समझते हैं आप, मतलब जो धरातल के ऊपर जल जो बह रहा है, जैसे नदियों के अंदर जो जल है या हिमानियों से जो जल आता है, यही क्या है, सतही अपवाह इसको बोलते हैं। जो नदियों में जल बह रहा है वो सतही अपवाह है। अपवाह मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान से उसका क्या है,
उसका प्रवाह हो रहा है, वही अपवाह है। और भौम जल का मतलब क्या हो गया, भूमि के अंदर जो जल, जो भूमि के अंदर जो जल है उसको, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, वो यही जल क्या है, अलवणीय है, मतलब पीने योग्य है, मीठा जल है, खारा नहीं है। और कह रहा है कि जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की क्या है, कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणियाँ क्यों की जा रही हैं कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। कह रहा है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल की कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत क्या होता है, राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होता है। कह रहा है जो जल की उपलब्धता है वो स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजस्थान में जल की क्या है, थोड़ा सा जो राजस्थानी क्षेत्र है उधर कम है, तो वही कह रहा है कि जगह के अनुसार इसकी जो है उपलब्धता में क्या है, भिन्नता है। लेकिन अधिक जल की कमी जो है, अतिशोषण जो हो रहा है या अत्यधिक प्रयोग करके समाज के वर्गों द्वारा, इसका कारण एक यह भी है। कह रहा है क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल का दुर्लभता हो। कह रहा है अगर मान लीजिए प्रचुर मात्रा में आपके पास जल है, संसाधन है ये, लेकिन वहाँ जल की दुर्लभता हो सकती है। तो कह रहा है हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्रों में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ये कुछ जल का आप देख सकते हैं। कह रहा आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा भी क्या कर सकता है, खतरे में पड़ सकती है। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जितने भी औद्योगिक कल कारखाने बढ़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, जब देखिए कल कारखाने होंगे तो थोड़ा है कि नदियों का ही जल ये उपयोग करते हैं। जहाँ कल कारखाने होते हैं वहीं पे ये लोग भूमिगत जल जो है पंप लगा करके जो है बोरिंग करके उसको खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वह हमारा जो अलवणीय जल है उसका उपयोग हो रहा है। तो वही कह रहा है उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या का अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों की अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत लगभग जो है 22% भाग क्या है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। जिससे जो नदियों के ऊपर बांध बना करके, डैम बना करके हम लोग क्या करते हैं, जल का प्रयोग जो है विद्युत के लिए करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो जल हमारे पास है भारत में उसका 22% जल क्या हो जाता है, तो विद्युत प्राप्त होता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है कि जल विद्युत के लिए 22% जो है भाग जो है हम जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या
जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की। अब आओ ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें कि लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों को आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धता होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित और मानव के लिए उपयोग के लिए खतरनाक है। अब जैसा कि आप जानते हैं, लोग समझ रहे होंगे कि यह जल की क्या कमी है। जो देख रहे हैं नदियों, सागरों, तालाबों, झरनों, कुओं में सब जल पड़ा हुआ है, तो हमें क्या कमी है। लेकिन यह नहीं लोग सोचते हैं कि जो जल है 100% जल में मात्र जो है 2.5% जल ही जो है 2.3% जल ही क्या है, अलवणीय है, जो पीने योग्य है। बाकी सब तो जितना है वो सब लवणीय जल है। और जो पीने योग्य जल है उसको भी लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रदूषित कर रहे हैं। किस तरह से, तो रसायन, कीटनाशकों, अपशिष्ट पदार्थों को जो है उपयोग करके। अब देखिए भारत की नदियाँ विशेषकर क्या है, छोटी सरिताएँ क्या हो रही हैं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो रही हैं। क्यों, तो उनमें जो है कल कारखानों के कचरा जो है डाला जा रहा है। पानी जो निकलता है जो है उद्योग धंधों से, कल कारखानों से जाकर नदियों में गिराया जा रहा है। अब जिसके वजह से क्या हो रहा है, बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा और यमुना है, कोई भी शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत की क्या हो रही है, इन नदियों में गंदगी हो रही है। कह रहा आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का क्या हो रहा है, ह्रास होता जाता है। पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर क्या होगा, गहरा प्रभाव हो सकता है। अब देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल का संसाधन प्रबंधन जो है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे जो नदियों पर क्या होता है, डैम बना करके हम क्या कर सकते हैं, उस जल से हम लोग जल विद्युत पैदा करते हैं, उसी के बारे में चर्चा है इस पर। तो देख लेते हैं क्या करा हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख, दस्तावेज जो होते हैं बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और इसलिए रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। कह रहा फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत में जो जलीय कृतियाँ थीं, जैसे देखिए ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को क्या किया गया, संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया गया। कलिंग जो उड़ीसा में है, नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर जो कर्नाटक है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में क्या कह रहा है, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल की झील, 11वीं शताब्दी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एवं विशेष तालाब बनवाया। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो जल से संबंधित जो हम जल का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से हमने जल तंत्र को नियंत्रित किया, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी परिपाटी चली आ रही है। जो ईसा शताब्दी में भी दिखाया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दिखाया, अशोक के समय में भी दिखाया और 14वीं शताब्दी मुगल जो है कह रहे हैं गुलाम वंश के समय का भी जिक्र किया। तब से जो है जल का इस तरह का प्रयोग हुआ। देखिए हीराकुंड बांध आप जानते ही हैं, महानदी पे जो बना है उड़ीसा में। कह रहा बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। देखिए परंपरागत बांध नदियों और बरसात जल को क्या करता है, इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। अब आजकल का जो बांध है सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अभी तो उनका उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पादन और घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, अतिरिक्त नौचालन और मछली पालन भी है।
पहले क्या होता था कि बांध बनाकर हम लोग सिंचाई करते थे, ठीक है, या पीने के लिए जल इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन अभी आज के डेट में क्या होता है, तो बांध बनता है तो उससे बिजली भी उत्पत्ति होती है, कृषि के लिए भी है, औद्योगिक उपयोग के लिए भी होता है, नौ संचालन के लिए और मछली पालन के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है। अब इसलिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन उसका मतलब क्या है, जिस परियोजना से हमें बहुत से उद्देश्य की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। बहुत से उद्देश्य मतलब एक ही काम न करें, उससे जैसे क्या हुआ, विद्युत उत्पादन हो गया, बाढ़ से नियंत्रण हम करें, मनोरंजन के लिए अतिरिक्त नौचालन करें, मछली पालन करें, तो ये क्या हुआ, ये बहुत उद्देश्य हो गया, कई उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आइए उदाहरण के तौर पर देखिए, सतलज ब्यास बेसिन में क्या है, भाखड़ा नंगल परियोजना है, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इस प्रकार महानदी बेसिन में क्या है, हीराकुंड परियोजना है, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। आपने पढ़ा कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज और ब्यास नदी पर जो है, और उसी तरह से उड़ीसा में महानदी पर जो है हीराकुंड परियोजना है। किस लिए होता है, तो जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध या बांध या पक्का बांध के अलावा कई वर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत गया। तो बांधों का ये प्रकार बताया है कि ऊंचाई के अनुसार भी बांध हो सकते हैं, मध्यम बांध हो सकते हैं, नीचे के बांध हो सकते हैं, ये दिया है। कह रहा फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। अब देखिए, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते हैं, तो बांधों को कहते हैं। किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिए। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों कई कारणों से परीक्षण और विरोध के विषय में बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका शेष पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।